नमस्कार, जय हिंद। बिहार पुलिस, जी हाँ, 19,838 के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें मैंने सेट नंबर 1 आपको करा दिया है। ये चीज आप जान लीजिए, 2024 जो 21,391 का एग्जाम हुआ है, यहां से लेकर के 2010 तक, मतलब कि पिछले 14-15 सालों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सबको मैं आपको डिटेल में कराने वाला हूं। इससे पहले एक वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं, अगर उसको नहीं देखा है आपने तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया हूं, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से सब कुछ आपको मिल जाएगा। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ की मांग मत करिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ अभी फिलहाल तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका पीडीएफ जो पढ़ाने के लिए पीडीएफ है वो अलग तैयार हुआ है। ये पीडीएफ अगर दूंगा तो 40-50 पन्ने का पीडीएफ ही मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो पीडीएफ के लिए कृपया परेशान मत करिएगा, जो बताऊंगा उसको नोट करते जाइएगा। तो चलते हैं, साथ ही साथ ये भी ध्यान देते जाइएगा दोस्तों कि कहां कहां से प्रश्न आता है। ये देखने को आपको मिलेगा कि किन किन टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलता है, ये सब कुछ आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, शुंग शासकों की राजधानी कहां थी? शुंग, जी हाँ, शुंग वंश की अगर बात करें तो देखिए, शुंग शासकों की जो राजधानी थी वह थी, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना करी थी, इस वंश की, है ना। और इसकी जो राजधानी थी वह उसने पाटलिपुत्र को बनाया था। जी हाँ, पाटलिपुत्र को बनाया था। एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि बिहार में जितने वंश थे, बिहार में जितने वंश थे या जितनी उनकी राजधानी थी, वो सब आपको आने चाहिए। जैसे मगध वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश हो गया, या फिर जो भी वंश की बात कर ले जिसका राजधानी बिहार संबंधित है, वो आपको पढ़ना है, वहां से प्रश्न आपको आता है, ये चीज मान लीजिए। चलिए, हम आते हैं सवाल संख्या दूसरे पर। क्या कह रहा है, ये बिहार स्पेशल ही है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? मंदार पर्वत की बात कर रहा है, तो मंदार पर्वत जान लीजिए यह बिहार के कहां में है? तो बिहार के बांका जिले में है। प्रश्न आया है बिहार स्पेशल से, तो बिहार स्पेशल पर भी आपको फोकस करना है। चलिए, बिहार स्पेशल के लिए मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा सवाल, रेहला नामक पुस्तक किसकी है? रेहला नामक पुस्तक किसकी है भैया? तो रेहला जो पुस्तक है ना, वह इब्न बतूता की है। किसकी है? इब्न बतूता। अब इब्न बतूता के बारे में जान लीजिए, यह मोरक्को का यात्री था। जी हाँ, कहाँ का था? मोरक्को का था, ये मोरक्को का था। ये बताइए कि ये आया किसके काल में था? कौन शासक था भारत में जब ये आया था? इब्न बतूता जब आया था उस समय शासक कौन था? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। देखिए, चीजों को जब तक रिलेट करके नहीं पढ़िएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी भारत लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। इनका डेट भी आपको याद रखना है। यह लौटे थे, जानते हैं कब? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को, ठीक है ना। 9 जनवरी को ये वापस आते हैं, और इसी वजह से 9 जनवरी को जानते हैं आप कि क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। जी हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो ये भी आपको ध्यान देना है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और 1915 में ये वापस लौटे थे। चले आगे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग किससे होता है भैया? किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन बी, है ना, विटामिन डी या विटामिन ए? तो बेरी बेरी जो रोग है यह विटामिन B1, कौन से विटामिन? B1 से होता है बेरी बेरी, ठीक है ना। विटामिन B1 को आप थायमिन भी कह सकते हैं। पूछता है कभी कि इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है इससे ना। विटामिन डी, ये आप जानते हैं कि धूप में आपको मिलता है, कैल्सीफेरॉल इसका नाम है। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होने का खतरा रहता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जरा बताइए कि विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किया था फंक ने। किसने किया था भैया? फंक ने, है ना। विटामिन की खोज की थी किसने?
फंक ने। तो ये भी आपको ध्यान देना है। जानने को तो बहुत सारी बातें हैं, सबके फाउंडर को भी आपको जानना चाहिए, लेकिन अगर उतना मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्य में है? ये आपसे पूछा है कि कितने राज्य में है। शुक्र मनाइए कि आपसे राज्य का नाम नहीं पूछा है, नहीं तो अगर आपसे राज्य का नाम पूछता तो राज्य का नाम भी आप कैसे बताते, याद ही नहीं होगा। आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, मैं राज्य का नाम भी बताऊंगा, घबराइए मत। तो जान लीजिए कि 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। तो राइट आंसर बी होगा। कैसे याद करना है? तो एक तो अपना बिहार जानते होंगे, एक कौन है? अपना बिहार। बिहार में तो है ही, बिहार के अपने पास में ही है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में ही है, मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों पड़ोसी राज्य यहां है। दूसरे नंबर पर आते हैं, तो दूसरे नंबर पर आते हैं महाराष्ट्र। कहां? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है ही, महाराष्ट्र के बगल में ही एक और राज्य है, वह है कर्नाटक। जी हाँ, क्या है? कर्नाटक। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी है। ये दो चीज आपको क्लियर हो गया, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी है। 2 राज्य और हैं। अब 2 राज्य के लिए आपको आना होगा किधर? पूर्वी घाट की ओर। तो पूर्वी घाट की ओर जब आएंगे तो एक मिलेगा आपको तेलंगाना, जी हाँ तेलंगाना, और दूसरा मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। तो यह 6 राज्य जो हैं, कितने राज्य भैया? यह 6 राज्य जो हैं वो आपके द्विसदनीय विधायिका है, जहां राज्य में विधानमंडल भी है और विधानमंडल में दोनों विधान परिषद और विधानसभा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आप क्लियर समझ गए होंगे। बिहार बगल में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र बगल में कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक दूसरे से ही अलग हुए हैं। तो यहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव जो नेत्र है इस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है। कैसा? वास्तविक, रियल, है ना। और वास्तविक के साथ साथ क्या बनता है भैया? उल्टा या सीधा। देखिए, अगर आपको एक चीज जानकारी रहेगी तो ये जान लीजिए कि वास्तविक तो होता ही है ना, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये बनता है वास्तविक तथा उल्टा, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है कि मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है भैया? तो वह वास्तविक और उल्टा बनता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम चलते हैं आगे। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो था वह किया गया था किसके द्वारा? मोसले के द्वारा। जी हाँ, मोसले के द्वारा। डोवेराइनर के द्वारा त्रिक सिद्धांत दिया गया था, डोवेराइनर के द्वारा त्रिक सिद्धांत, लेकिन यहाँ आधुनिक आवर्त नियम कह रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका मोसले। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। भारी जल का प्रयोग कहाँ होता है? भारी जल का प्रयोग किया जाता है थर्मल पावर में, थर्मल पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में, इस्पात उद्योग में या न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में ही, कहाँ? न्यूक्लियर रिएक्टर में ही भारी जल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एग्जाम में एक प्रश्न और पूछता है कि भारी जल का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? स्नेहक के रूप में कि मंदक के रूप में? तो भारी जल जो है ना वह मंदक का कार्य करता है भाई। क्या कार्य करता है? मंदक का कार्य। भारी जल को आप जानते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना। तो ये 3 चीजें आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी स्पीड हमारी रहेगी क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है ना। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? चींटी काटता है तो वो आपके अंदर फॉर्मिक अम्ल प्रवेश कर देता है। जी हाँ, चींटी के डंक में आपको कहीं कहीं मेथेनाइक अम्ल भी मिलेगा, लेकिन आप याद रखिए कि अगर कुछ ऑप्शन में नहीं है तो फॉर्मिक एसिड जो है यह आपके शरीर में प्रविष्ट कर दे रहा है चींटी, और इस वजह से आपको चुनचुनाहट या दर्द की अनुभूति होती है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलें। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक या नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पुस्तक की बात कर रहा है। ये एक पुस्तक है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक जो है वह है प्लिनी। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी, है ना।
तो ये आपको ध्यान देना है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। चलिए आगे। अच्छा, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किसके समय आया था ये जरा बताइए। मेगास्थनीज किसके समय आया था, किसके दरबार में रहता था, ये भी जरा बताइए। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, अब आपको मैं बार बार कहता हूं कि सिंधु सभ्यता, आपने पिछली वीडियो भी देखा होगा, तो सिंधु सभ्यता से प्रश्न आपको दिखाई दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी, किसने किया था भैया, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की है, मोहनजोदड़ो की खोज की है। कब किया है, तो 1921 में किया है, ये भी आपको ध्यान देना है। कब किया है, तो 1921 में किया है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि किस नदी के तट पर स्थित था मोहनजोदड़ो, तो ये ध्यान देना है कि ये तो भाई ये आपके सिंधु नदी के तट पर, ये है कहां में, सिंधु नदी के तट पर है, ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर और स्थित कहाँ है भैया, तो पाकिस्तान में है। खोज किसने किया था, तो खोज किया था राखाल दास बनर्जी। ईस्वी की बात करें तो ईस्वी मैं आपको बता दूं। चलिए, जर्मन सिल्वर बना होता है। एक प्रश्न कल भी आया था कि इनमें से, अच्छा नहीं, दरोगा में मैं ये प्रश्न दिया था, इनमें से किसमें चांदी नहीं होता है। नाम तो इसका मिलेगा जर्मन सिल्वर, आपको लगेगा भी कि भाई ये तो सिल्वर होगा, है ना, ये तो सिल्वर होगा, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है, इसमें सिल्वर नहीं होता है। क्या क्या होता है, मैं आपको कल ही बताया था, कॉपर, जस्ता और प्लस निकेल, ये तीन चीज होता है। बहुत ज्यादा डस्ट है डिजिटल बोर्ड पर, 1 मिनट रुकिएगा। तो कॉपर, जस्ता और निकेल जो है, यह होता है किसमें, तो यह होता है जर्मन सिल्वर में, है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है। पेन सही से नहीं चल रहा है ना, तो दिक्कत होगी, फिर पढ़ाने में समय भी ज्यादा लगेगा। चलिए अब आते हैं आगे हम लोग। तो इसका आंसर जो हो गया कॉपर, जस्ता, निकेल, सी राइट आंसर हो जाएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है, कमेंट करिए, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है या लाइसोजाइम है। तो लार में एक तो टाइलिन आपको मिलता है, एक लाइसोजाइम भी आपको मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, लाइसोजाइम भी आपको मिल जाएगा। तो लार में ये भी आपको ध्यान देना है कि डी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लार में लाइसोजाइम आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। चलिए सर, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था और ये भारत में ही हुआ था, है ना। इसमें भारत हार भी गया था, ऑस्ट्रेलिया जीत करके ले गया था, तो ये भी आपको ध्यान देने हैं। चलिए, हड्डी के बीच स्थान में क्या होता है, हड्डी के बीच स्थान में होता है बोन मैरो। क्या होता है, बोन मैरो, है ना। पूछता है ना कि कहाँ बनता है रक्त, रक्त कहाँ बनता है, तो आप जानते हैं जो हड्डी के बीच में जो ये जगह होता है, यही बनता है बोन मैरो, यही बोन मैरो होता है, हड्डी के बीच वाला जो जगह होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोन मैरो, या इसको हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा भी कहते हैं, या बोन मैरो भी इसको कहते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए ये बदल भी सकता है ना, ये बदल भी सकता है। अगर आप वीडियो बाद में देखेंगे या एग्जाम के समय कोई और रहा होगा, अब कोई और हो जाएगा। 51वें आपको फिलहाल ध्यान रखना है। 51वें मैं बता दे रहा हूं, जो 51वें मुख्य न्यायाधीश थे वह संजीव खन्ना थे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके शासन काल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49, है ना, 1848-49 की बात कर रहा है। किसके शासन काल में हुआ था भैया, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वह 48 से 56 तक लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। आपको आंसर पर ध्यान देना है कि लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने आपको रेल भी चलाया था, है ना, 1853 में। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि लॉर्ड डलहौजी रहा। 48 से 56 था, तो यही रहेगा ना। चलिए, शाम चकेवा लोक नृत्य, जी हाँ, शामा चकेवा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। शामा चकेवा लोक नृत्य अपने बिहार से ही संबंधित है। और शामा चकेवा लोक नृत्य का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्यों ये होता है लोक नृत्य, लोक नाटक। तो ये कृष्ण की जो पुत्री थी शामा, उसने गलत काम किया था, तो उसको कृष्ण ने
पक्षी बना दिया था। तो उसी में उसी के लोक नाट्य का ये है सामा चकेवा, है ना, सामा चकेवा। यह अपने बिहार में होता है और ये कुंवारी बालिकाओं के द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य संबंधित है। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहां से है भैया? तो मोहिनीअट्टम आपको केरल से है। कहां से है? केरल से है। ठीक। भारतनाट्यम तो वह तमिलनाडु से हो जाएगा, लेकिन यहां मोहिनीअट्टम पूछ रहा है तो केरल। भारतनाट्यम तमिलनाडु, तमिलनाडु। यक्षगान कर्नाटक, है ना, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ये सारे आपको याद रखने हैं। मोहिनीअट्टम केरल, राइट आंसर। मोहिनीअट्टम पूछ रहा है तो मोहिनीअट्टम केरल। यक्षगान मैं लिख देता हूं, यक्षगान कर्नाटक। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश है कुचिपुड़ी, है ना। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे फटाफट। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किस कारण से होती है? तो एक चीज मान लीजिए, अगर पूछता है कि भारत में अधिकांश वर्षा, तो आप जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से। लेकिन यहां पर पूछेगा तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है ना, वो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। भारत का ये दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तो ये केरल उरल में होता है, यहाँ चला जाता है, लेकिन ये इस तरफ नहीं जा पाता है, तो इससे नहीं होता है। तमिलनाडु की स्थिति आप देख रहे हैं ना, यही है, यही तमिलनाडु है ऐसे। ठीक। तो तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम से नहीं होता है, ये उत्तर पूर्वी जो आता है ना, ये वाला, इससे होता है तमिलनाडु में वर्षा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कहीं से कोई दिक्कत हो किसी को तो कमेंट करिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना है वह कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? WHO, है ना, इसको WHO आप कह सकते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में, और तारीख था भैया 7 अप्रैल 1948। स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है इस तिथि को, तो ये भी अब आपको ध्यान में रखना है। चलिए, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध जो थे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। कहां हुआ था? बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था भैया बोध गया में, है ना। अच्छा ये बताइए, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? जैसे उनके घर से निकलने की घटना को कहा जाता था महावीर निष्क्रमण, है ना। उसी प्रकार से उनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस घटना को क्या कहा गया? उस घटना को क्या कहा गया? बौद्ध धर्म पर मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराया हूं, अगर आपने देखा होगा तो राइट आंसर आपको मालूम होगा, है ना। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के CEO देखिए, अब उस समय के हिसाब से चलेंगे या अब के हिसाब से चलेंगे, आपको अब पुराना से कोई मतलब है नहीं, आपको राइट आंसर याद रखना है BVR सुब्रमण्यम, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 25वां, स्वर के साथ स्वर मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर के साथ स्वर अगर मिलता है तो एक विकार उत्पन्न होता है, और उस विकार को भी स्वर ही कहते हैं। जी हाँ, उस विकार को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? मैं आपको एक दिन उससे बताया था नक्शा बना करके भी। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था ना, याद होगा, ये सूर्य है, ठीक ना। ये क्या है भैया? ये सूर्य है। थोड़ा सा समय दीजिए, समझ जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगी। ये सूर्य है, ठीक। सूर्य के सबसे बगल में जो है वह क्या है? वह है बुध, ठीक। क्या है? बुध। फिर दूसरे नंबर पर है शुक्र, फिर तीसरे नंबर पर है अपनी पृथ्वी,
फिर चौथे नंबर पर है मंगल। मैं आपको एक दिन बताया हूं, अगर नहीं देखा है आपने तो आज देख लीजिए। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, है ना। फिर थोड़ा सा गैप है और है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण और फिर है वरुण। यही सीक्वेंस है। जो प्लूटो था या जिसको यम कहते हैं वो अब ग्रहों की श्रेणी से बाहर हो गया है। ठीक, तो अगर पूछे कि सूर्य का सबसे नजदीक तो क्या हो जाएगा भाई, सूर्य से नजदीक पहले स्थान पर है बुध, लेकिन आपको पृथ्वी से पूछ रहा है तो आपको लगेगा कि मंगल है कि शुक्र है। तो जान लीजिए शुक्र जो है यही है नजदीक। इसको जुड़वा ग्रह, भग्नि ग्रह भी कहा जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है। पूछे कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है तो बताएंगे शुक्र और मंगल, है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन, किससे? दूध उत्पादन। अब भारत में दूध उत्पादन के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बी कुरियन। बी कुरियन का नाम आपने सुना है ना, कि दूध उत्पादन के निर्माता। ये 1970 के दशक की है घटना। 1970 में इसका प्रारंभ हुआ था और इसका संबंध है दूध उत्पादन से। चलिए, बिहार का राजकीय पुष्प, तो राजकीय पुष्प जो है वो मैरीगोल्ड। क्या है? मैरीगोल्ड। यानी कि बिहार का जो राजकीय फूल है, पुष्प है, वह हो जाएगा गेंदा। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप कौन है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है, देखिए आपको मिलेगा सामान्यतः पिटवा लोहा, लेकिन कब? जब अगर गढ़ा लोहा ऑप्शन में ना हो तब, है ना। परफेक्ट जो आंसर है वह गढ़ा लोहा ही होता है। परफेक्ट आंसर गढ़ा लोहा। बाकी अगर ये न रहे तो पिटवा लोहा हो जाएगा राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन केवल और केवल एक बार हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार। कब हुआ है? तो ध्यान रखिए, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक बार संशोधन हुआ है। और इसमें जोड़ा क्या क्या गया है? जोड़ा क्या क्या गया है भैया? तो समाजवादी, याद रखिए, जोड़ा गया है इसमें समाजवादी, अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए हैं, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। जी हाँ, पंथ निरपेक्ष कहिए या धर्मनिरपेक्ष कहिए, एक ही चीज है। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। इसको एस करिए, इसको ए करिए और इसको पी करिए। साप याद रखिएगा 1976 में जोड़ा गया था। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार संशोधन हुआ है और उससे ये साप जोड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा? तो वर्ष 1943 में बंगाल में जो है वो अकाल पड़ गया था। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल, अरे तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चले आगे, चलिए। अनुच्छेद 17 का संबंध है। अनुच्छेद 17 कहता है भैया छुआछूत का अंत। क्या कहता है? छुआछूत का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि भाई छुआछूत नहीं करिए। क्या नहीं करिए? छुआछूत नहीं करिए, अस्पृश्यता का अंत। ठीक, कोई दिक्कत? उपाधियों का अंत कितने में है? तो यह 18 में है। ये दो कम से कम याद रखिएगा, ये 17 में है, ये 18 में है। 19 में आपको प्रेस की स्वतंत्रता मिल जाती है। बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? तो वही जिला में किया जाता है जो है किशनगंज। हालांकि अभी और शुरुआत हो रहा है, अन्य जिले में भी शुरू किया जा रहा है, लेकिन जो मुख्यतः है राइट आंसर वो होगा किशनगंज। चलिए, बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? बिहार से अलग हुआ झारखंड तो उसको कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो देखिए, बिहार लगभग 61.6% रखा था। बिहार 61.6% बिहार रखा था। वही 38.4 जो है, 38.4 जो है वो झारखंड को गया। 6 4 10 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, हो गया ना 100%। तो यही है 38.4 जो गया था। कब अलग हुआ था भाई? कब अलग हुआ था?
तो 15 नवंबर 2000 में ही अलग हुआ था, तो ये भी ध्यान देना है। अच्छा ये बताइए, जब बिहार पृथक हो रहा था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? कमेंट करिए। मैं 3 ऑप्शन दूंगा, 4 दे दूंगा। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, या इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करना है या इनमें से कोई नहीं। चलिए, घाव भरने के लिए किस विटामिन को जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो घाव भरने के लिए जो है वह माना जाता है कि विटामिन सी घाव भरने में सहायक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक है ना, एसिटिक अम्ल विटामिन सी से आपको प्राप्त हो जाता है। बी आपको बताया हूं, B1 अभी बेरी बेरी से बताया था, थायमिन। विटामिन के यह रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन ई इसको फ्लोक्विनोन कहते हैं, या जनन विटामिन भी कहा जाता है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, और भी क्वेश्चंस हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में स्थान है। 2011 में जब जनगणना हुआ तो पाया गया कि बिहार में भारत की तीसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो है वह बिहार में ही रहती है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश में है, बिहार से लगभग 2 गुना है इसके पास जनसंख्या। फिर दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र में, और तीसरे नंबर पर है अपना बिहार में। जी हाँ, तीसरे नंबर पर है बिहार में। तो ये तीनों कम से कम आपको याद रखना है कि बिहार का जो स्थान है वह तीसरा है। चलिए, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, अब इसको तो आप लोग कमेंट कर ही सकते हैं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। तो मोहन चरण मांझी। कौन है? उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वह है भैया मोहन चरण मांझी। ठीक ना, ये हो गया राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि भाई राज्यपाल भी तो पूछ सकता है, तो राज्यपाल है हरिबाबू कंभन, ऐसे कुछ नाम है, हरिबाबू कंभन करके इनका नाम है उड़ीसा के जो राज्यपाल। ये हो सकता है बदल भी जाएं, जब आप कुछ दिन बाद वीडियो देखेंगे तो हो सकता है बदल भी जाएं, है कि नहीं। तो करंट के लिए टेंशन मत लीजिएगा कि आंसर गलत हो गया, आंसर बदल सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो को आपने देखा और जो भी पॉइंट बताया हूं उसको नोट किया है आपने, क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप ये भी वॉच कर रहे होंगे कि किस टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। ये जरूर देखिएगा कि किस टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, तभी आपका सही तैयारी होगी। नहीं तो फिर अगर कोई फायदा नहीं है ऐसे देखने से, जब आपको टॉपिक का ही ज्ञान नहीं होगा कि कहाँ से पूछा गया, क्या मतलब होगा, है ना। तो चलिए, वीडियो लंबा हो गया है, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।